कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में ना एक आम लोडर रहता है, मंगल वाजपेयी नाम है उसका। अच्छा। हाँ, तो एक पत्रकार जब उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां बिजली का कोई कनेक्शन ही नहीं है। घर में सीवर की लाइन तक नहीं बिछी है। बाप रे, ये तो बिल्कुल बेसिक जरूरतें हैं किसी की भी। वही तो। मंगल ने अपने इलाके के विधायक से कई बार मदद की गुहार लगाई, अपनी परेशानियां बताई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अब ऐसे में जिंदगी की इन बुनियादी जरूरतों से जूझते हुए किसी भी आम इंसान को गुस्सा आना चाहिए ना, सिस्टम से नाराजगी होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। पर देखो, जब पत्रकार उससे पूछता है कि अगर भूख लगी और खाने को कुछ ना मिला तो क्या करोगे, तो मंगल की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और वो कहता है, जरूरत पड़ी तो मिट्टी खा लूंगा, रेत खा लूंगा, पर उस नेता को अपना भगवान मानता रहूंगा। वेट, सच में मिट्टी खाने को तैयार है? ये वाकई किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कोई साधारण पॉलिटिकल सपोर्ट तो नहीं है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, जिसे आम भाषा में हम ब्रेन वॉश करना कहते हैं। जब एक नेता अपनी जनता के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाए कि लोग तर्क संगत सवाल पूछना ही बंद कर दें, तो उसे पॉलिटिकल पर्सनैलिटी कल्ट यानी राजनीतिक व्यक्तित्व पूजा का नाम दिया जाता है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का पूरा फोकस इसी मनोवैज्ञानिक ढांचे को समझना है। आखिर जनता के दिमाग में ऐसी अंधश्रद्धा, ऐसी ब्लाइंड डिवोशन पैदा कैसे की जाती है? इस मैकेनिज्म को तोड़कर देखने के लिए आज हमने एक स्पेसिफिक सोर्स मटेरियल चुना है, यूट्यूब क्रिएटर ध्रुव रथी के वीडियो रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी का ट्रांसक्रिप्ट। हमारी आज की चर्चा का मिशन है इस सोर्स मटेरियल में बताए गए उन तरीकों और उन 4 मुख्य हिस्सों का विश्लेषण करना जिनके जरिए एक नेता को भगवान की छवि दी जाती है। सही बात है, पर चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ना एक बात यहाँ स्पष्ट करना बहुत जरूरी है हमारे सुनने वालों के लिए। हाँ बिल्कुल, डिस्क्लेमर जरूरी है। हाँ, क्योंकि इस सोर्स मटेरियल में जो बातें उठाई गई हैं वो पॉलिटिकली बेहद संवेदनशील है, यानी पॉलिटिकली चार्ज्ड है। राइट। और इसलिए हम ये क्लियर कर दें कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ना हम लेफ्ट विंग को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही राइट विंग को। एग्जैक्टली। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस मटेरियल में मौजूद जानकारी को एक कंप्लीटली इम्पार्शियल तरीके से सामने रखना है, ताकि सुनने वाले इन विचारों को बस नेचुरली समझ सके। हम यहाँ किसी बात को सही या गलत साबित करने नहीं बैठे हैं। तो चलिए मंगल वाजपेयी की इस बुक और अंधभक्ति की कहानी से शुरू करते हैं। तो सोर्स के हिसाब से किसी भी इंसान को उसकी हकीकत से दूर ले जाने के लिए सबसे पहले उसके सामने एक ऐसी ओरिजिन स्टोरी पेश करनी पड़ती है जिससे वो खुद को जोड़ सके। एक गरीब जनता को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि उनका नेता उन्हीं के दुख दर्द से निकल कर आया है, मतलब वो पॉवर्टी वाला नैरेटिव। सोर्स के मुताबिक इस पूरे प्रोपेगेंडा का सबसे पहला सेलिंग पॉइंट यही शुरुआती कहानी है, एक बेहद गरीब परिवार से आने और चाय बेचने का दावा। तो सोर्स यहाँ 2013 में आ रही नीलंजन मुखोपाध्याय की एक बायोग्राफी का जिक्र करता है, जिसमें यह बताया गया था कि 6 साल की उम्र में नेता ने वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया था। इसके बाद 2015 में टाइम मैगजीन के एक इंटरव्यू में भी यही दावा किया गया कि उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता और वही आगे बढ़ने की प्रेरणा बनी। ये तो मतलब एक क्लासिक सुपर हीरो रैग्स टू रिचेज आर्क जैसा लगता है ना, जहां स्टोरी को ड्रामेटिक बनाने के लिए डिटेल्स को थोड़ा स्ट्रेच किया जाता है। पॉइंट है, लेकिन सोर्स इस कहानी की सच्चाई पर कई पुरजोर सवाल खड़े करता है। कुछ पुरानी तस्वीरों का हवाला दिया गया है जहां नेता अपने बचपन और जवानी के दिनों में अकेले अच्छे खासे सूट पहने हुए नजर आते हैं। वेट, सूट 1950s में? वही तो। सोर्स सीधा सवाल उठाता है कि 1950s के दशक में एक ऐसा परिवार जो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा हो, क्या उनका बच्चा ऐसे महंगे सूट पहन सकता है? थोड़ा मुश्किल लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया टुडे द्वारा छापी गई उनके पुराने घर की तस्वीर को देखा जाए तो वो किसी एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले परिवार का घर नहीं लगता, वो एक आम साधारण मिडिल क्लास परिवार का लगता है। अच्छा, और उसके बाद उनके परिवार के बयानों में भी तो विरोधाभास नजर आता है। जैसे पीएम के अपने छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता दरअसल जिंदगी भर चाय बेचते थे और सभी भाई उस काम में मदद करते थे। राइट। तो इस हिसाब से उन्हें चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए ना कि खुद चाय वाला। वहीं एक बड़ा दावा कांग्रेस नेता अहमद पटेल की तरफ से भी आया था, जिन्होंने कहा कि उनके पिता दरअसल उस रेलवे स्टेशन पर एक कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर थे। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प कड़ी तब जुड़ती है जब सोर्स 2021 की एक घटना का जिक्र करता है। कौन सी घटना?
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव अचानक अपने अधिकारियों को वडनगर स्टेशन की उस स्पेसिफिक कैंटीन को ब्यूटिफाई करने का आदेश देते हैं। तो सोर्स पूछता है कि एक छोटी सी चाय की टपरी कैंटीन में कैसे बदल गई, जिसे अब सुंदर बनाया जा रहा है। ओह वाओ, ये तो। और जिस बायोग्राफर निलंजन का आपने अभी जिक्र किया ना, उन्होंने भी बाद में ये स्पष्ट किया कि इस करीबी की कहानी को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके पेश किया गया है। उनके मुताबिक पिता के पास इतने पैसे जरूर थे कि वो बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेज सकें। अब एक स्कूल जाने वाला बच्चा पूरा दिन चाय कैसे बेच सकता है? एक मिनट, मैं यहाँ इस विचार पर एक छोटा सा पुशबैक देना चाहूंगा। हाँ बताइए। एक आम इंसान सोचेगा कि बैकग्राउंड से आखिर क्या फर्क पड़ता है। एक नेता गरीब परिवार से हो या अमीर परिवार से, अगर वो सिस्टम में अच्छा काम कर रहा है तो उसका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है ना। कोई झोपड़ी में पैदा हो ये जरूरी तो नहीं है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सोर्स भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। बैकग्राउंड से किसी की लीडरशिप तय नहीं होती। प्रॉब्लम उनके गरीब या अमीर होने में नहीं है, प्रॉब्लम उस झूठ को बेचने में है। अच्छा। सोर्स बताता है कि इतिहास गवाह है कि सिर्फ गरीब होने से कोई नेता गरीबों का मसीहा नहीं बन जाता। यहाँ कुछ तानाशाहों का उदाहरण दिया गया है। कंबोडिया का पोल पॉट अमीर था, लेकिन इटली का मुसोलिनी एक लोहार का बेटा था। रशिया का स्टालिन, उसकी माँ कपड़े धोती थी और पिता जूते बनाता था। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर, वो भी एक बेहद गरीब बैकग्राउंड से आता था। ओह, तो ये असम्पशन की गरीबी देखिए तो गरीब का दर्द समझे ले, ये हमेशा सच नहीं होता। बिल्कुल नहीं। दरअसल सोर्स इस तरह के लीडर्स और क्रोनी कैपिटलिज्म के बीच का एक कनेक्शन समझाता है। क्रोनी कैपिटलिज्म यानी? जहां सरकार कुछ चुने हुए अमीर कारोबारियों को फायदा पहुंचाती है। एग्जैक्टली। और बदले में वो कारोबारी नेता की छवि बनाने के लिए बेहिसाब पैसा देते हैं। सोर्स बताता है कि हिटलर ने अपने गरीब बैकग्राउंड का दिखावा करके जनता की सहानुभूति बटोरी, लेकिन हकीकत में उसने आम जनता का पैसा BMW, पॉश और डॉयचे बैंक जैसी बड़ी कंपनियों को दे दिया। और आपको पता है, आगे चल के BMW ने 2016 में अपने इस नाते के लिए औपचारिक रूप से जनता से माफी भी मांगी थी। ये इतिहास तो काफी चौंका देने वाला है, पर सोर्स इसे आज के भारत से कैसे कनेक्ट कर रहा है? सोर्स इन हालात की सीधी तुलना आज के मौजूदा हालात से करता है। एक तरफ देश के करीब 800 मिलियन यानी 80 करोड़ लोग आज 5 किलो मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं। पर दूसरी तरफ ओलिगार्क्स जैसे अदानी और अंबानी बेहद अमीर हो गए हैं। इस व्यवस्था के तहत अमीर और गरीब के बीच की खाई पिछले 100 सालों में सबसे चौड़ी हो चुकी है। और इसी गरीबी को छुपाने के लिए फिर बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते हैं। सोर्स में G20 समिट के दौरान झुग्गी झोपड़ियों को हरे रंग के स्क्रीन से ढकने का जिक्र है। और जब डोनाल्ड ट्रंप गुजरात दौरे पर आए थे तो 1600 फुट लंबी दीवार खड़ी कर दी गई थी। सही कहा। और यही वो पॉइंट है जहां ये पहला नैरेटिव वीक पड़ने लगता है। जब सड़कों पर असली गरीबी दिखती है तो ये कहानी काम नहीं करती। तो अगला कदम होता है नेता को एक त्यागी या सैक्रिफिशियल फिगर के रूप में पेश करना। यानी पहले आर्थिक गरीबी और अब परिवार का त्याग। हाँ, व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए ये दावा फैलाया जाता है कि देश के लिए इस महान इंसान ने अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ दिया। पर क्या परिवार छोड़ना सच में देश की सेवा के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं। सोर्स की हिस्टोरिकल तुलना देखिए। लाल बहादुर शास्त्री, सावित्रीबाई फूले, यहाँ तक कि भगवान राम, इन सब ने देश और समाज की सेवा की, पर किसी ने अपना परिवार नहीं छोड़ा। इस पर मुझे सोर्स में दिया गया वो बुद्धा और महावीर जैन वाला कंपैरिजन याद आ रहा है। हाँ। पंजाब केसरी अखबार ने नेता की तुलना सीधे बुद्धा से कर दी थी। हाँ, और इस पर सोर्स ओशो के एक लेक्चर का हवाला देता है जिसमें बुद्धा के ज्ञान प्राप्ति के बाद की कहानी है। बुद्धा जब वापस आए तो वो अपनी पत्नी यशोधरा के पास गए, उससे माफी मांगी, और सबसे बड़ी बात, बुद्धा ने कभी नफरत नहीं फैलाई थी। राइट। ना ही उन्होंने किसी को, जैसे सोर्स मेंशन करता है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी बातें कही थी। एग्जैक्टली। और इस त्याग के नैरेटिव की हिपोक्रेसी को सोर्स आगे बेनकाब करता है। एक तरफ दावा है परिवार छोड़ने का, दूसरी तरफ नेता बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे प्रियंका चोपड़ा या विराट कोहली की शादियों में जाते हैं, बिलियनर्स की महफिलों में मौजूद रहते हैं। पर जब अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो वहां सिर्फ कैमरामैन की टीम होती है। वही तो, यहाँ तक कि उनके भाई प्रहलाद मोदी और भतीजी सोनल मोदी को शपथ ग्रहण में इनवाइट तक नहीं किया गया था। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, अगर कोई नेता अपने देश को ही अपना परिवार मान ले और अपने सागे संबंधियों से दूर रहे,
तो क्या इससे नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद जैसी समस्याएं कम नहीं होती? ये तो एक पॉजिटिव एंगल भी हो सकता है ना? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो सोर्स का मेन मुद्दा उनका पर्सनल चॉइस नहीं है। नेता अकेले रहें या परिवार के साथ, वो उनकी मर्जी है। असली समस्या इस चॉइस को एक महान उपलब्धि की तरह बेचना है। अच्छा, उसको मार्केट करना। हाँ, सोर्स आर्ग्यू करता है कि इस व्हाट्सएप माफिया की ऐसी एंटी फैमिली मेंटालिटी के साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हो रहे हैं। देश के बहुत से युवा ब्रेन वॉश हो चुके हैं। वो अपने माता पिता का ध्यान रखने की बजाय धार्मिक कट्टरपंथ में आकर दंगे या वायलेंस का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें लगता है फैमिली की परवाह ना करना ही देश प्रेम है। ये तो सच में काफी डरावना है। और जब परिवार को छोड़ने की ये कहानी सेट हो जाती है तो तीसरा सेलिंग पॉइंट लाया जाता है फकीर का इमेज। बिल्कुल, अगर किसी ने परिवार छोड़ दिया है तो जाहिर है वो साधारण जीवन जिएगा। नेता ने खुद कई बार दावा किया कि वो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे, और ये भी कि उन्होंने 35-40 साल तक चैरिटी यानी भिक्षा मांगकर खाना खाया। पर सोर्स बताता है कि रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। 1990s में जब वो सपोजिटली चैरिटी पर जी रहे थे, तब उनके फॉरेन टूर्स देखिए। पेरिस का आईफिल टावर, यूएस का व्हाइट हाउस, लंदन, मलेशिया। एक भिक्षा मांगने वाला आम इंसान ये सब अफोर्ड कैसे कर सकता है? और इसमें सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी दावा तो वो डिजिटल कैमरा वाला है। अरे हाँ, यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये तो बिल्कुल टाइम ट्रैवल जैसी बात हो गई है ना? नेता का दावा था कि उन्होंने 1987-88 में डिजिटल कैमरा यूज किया था, जबकि सोर्स फैक्ट चेक करके बताता है कि दुनिया का पहला कमर्शियल डिजिटल कैमरा डाइकैम मॉडल 1 1990 में लॉन्च हुआ था। मतलब आम जनता के मार्केट में आने से पहले ही गैजेट मिल जाना। ये वैसा ही है जैसे कोई कहे कि उसने 1995 में स्मार्टफोन यूज किया था। एग्जैक्टली। और जब इस फकीर के दिखावे और रियलिटी को आज मैच करते हैं तो सोर्स लग्जरी लाइफ के कई फैक्ट सामने रखता है। 1,40,000 के सनग्लासेस, 12 करोड़ की मर्सिडीज में बैक, और वो कपड़ों का कलेक्शन, अमेरिका दौरे और गंगा दर्शन के दौरान दिन में 4-4 बार कपड़े बदलना, 22 अलग तरह के हेडवेयर का कलेक्शन, और इन सब के बावजूद डिमोनेटाइजेशन के वक्त अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में खड़ा कर देना ताकि आम इमेज बनी रहे। यहाँ सोर्स इन लग्जरी की तुलना पुराने नेताओं से करता है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री। आपको पता है उनके पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े थे और फटने पर वो उनके रुमाल बना लेते थे। वाह। सोर्स का पॉइंट ये नहीं कि नेता को फटे कपड़े पहनने चाहिए। पॉइंट ये है कि दिखावा एक फकीर का है, लेकिन लाइफ बिल्कुल इलीटिस्ट है। ये उनके इमेज बिल्डिंग का एक और डिसेप्टिव हिस्सा है। सही बात है। अब देखो, जब गरीबी, त्याग और फकीरी के दावे लॉजिकल स्क्रूटनी यानी तर्क पर खरे नहीं उतरते, तो पीआर टीम आखिरी प्रोपेगेंडा यूज करती है। नेता को इंसान से ऊपर उठाकर सीधे भगवान बना देना और जनता के दिमाग में इतनी बार उनकी तस्वीर डालना कि वो सवाल पूछना ही भूल जाएं। इस स्टेज को डेफिकेशन कहते हैं, और सोर्स ने इस पे बहुत स्ट्रांगली पॉइंट किया है। नेताओं द्वारा पीएम को राम, कृष्णा और गॉड का अवतार बताना आम हो गया है। पुणे, गुजरात और तमिलनाडु में तो उनके मंदिर तक बन गए हैं। इस पे सोर्स ने एक भयानक पैरेलल ड्रॉ किया है हिटलर की कहानी के साथ। हाँ, ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला हिस्सा है। कैसे नाजीज ने हिटलर को जीसस की तरह पेश करने के लिए बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट हटा दिया था और जीसस को एक शांति दूत से बदलकर एक लड़ाकू फाइटर के रूप में कंटॉर्ट कर दिया था। और सेम वही चीज यहाँ हिंदू धर्म के साथ होते हुए पॉइंट आउट की गई है। सोर्स कहता है कि कैसे जेंटली मुस्कुराते हुए राम दरबार को हटाकर एंग्री हनुमान और एंग्री राम में बदल दिया गया। बिल्कुल। और व्हाट्सएप पर फेक श्लोक फैलाए गए, जैसे अहिंसा परमो धर्मा के आगे हिंसा की जरूरत जोड़ दी गई, जिसका ट्रांसलेशन बनता है कि वायलेंस इज द फॉरमोस्ट ड्यूटी। जबकि सोर्स क्लियर करता है कि किसी वेदा या रामायणा महाभारता में ऐसी बातें नहीं हैं। ये पूरा धर्म का मैनिपुलेशन है। और इसके साथ आती है ओमनी प्रेजेंस वाली स्ट्रैटेजी, यानी हर जगह एक ही चेहरा। 8 साल में करीब 64.91 बिलियन रुपीस के एड्स, 6,500 करोड़। कोविड वैक्सीन से लेकर पेट्रोल पंप्स और फेसबुक तक हर जगह वही तस्वीर। और जब नेता भगवान बन जाता है तो ओपोनेंट को नेचुरली एक मजाक बनाना पड़ता है। ओपोनेंट को पप्पू साबित किया गया, जैसे राहुल गांधी को इनकॉम्पिटेंट दिखाया गया, जबकि रियलिटी ये है कि वो हार्वर्ड और डीयू में अनस्क्रिप्टेड लेक्चर देते हैं। जबकि सोर्स पॉइंट आउट करता है कि पीएम खुद अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और उनके अपने फनी क्लिप्स की लिस्ट तो लंबी है,
गटर गैस से चाय बनाना, पसीने से फेस मसाज और बादलों के पीछे रडार से छुपने की थियरी। वही तो। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के डिबेट इनविटेशन पर भी पीएम साइलेंट रहे, जबकि राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल ये भी है कि अग्रेसिवली एड कैंपेन्स चलाना और अपने ओपोनेंट को नीचा दिखाना, क्या ये हर मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेन का स्टैंडर्ड तरीका नहीं बन गया है आजकल? सभी करते हैं ये। एक बड़ा अहम सवाल उठाता है। देखो, सोर्स इस बात को क्लियर करता है कि मार्केटिंग अपनी जगह है, लेकिन जब मणिपुर की वायलेंस जैसे मुद्दे चेक नहीं होते, जब एक साल में 2,25,000 लोग देश की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं और पार्टी करप्ट नेताओं को रिक्रूट करने लगती है, तब सिर्फ मार्केटिंग काम नहीं आती। तब चीजें कवर अप करनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली। तब रिलीजन का मैनिपुलेशन और लीडर को भगवान का दर्जा देना, ये खतरनाक ब्रेन वॉशिंग माफिया का हिस्सा बन जाता है, जो हमारे लोकतंत्र और संविधान के लिए सीधा खतरा है। तो चर्चा को समेटते हुए अगर देखें तो हमने आज 4 मेन हिस्सों का रिकैप किया जो सोर्स ने हाईलाइट किए थे। पहला, पॉवर्टी यानी गरीबी की कहानी। दूसरा, रिनंसिएशन यानी परिवार का त्याग। तीसरा, फकीर इमेज। और चौथा, गॉड इनकार्नेट वाली भगवान की छवि। सही बात है। सुनने वालों के लिए इसका सबसे बड़ा टेकअवे ये निकलता है कि इन्फॉर्मेशन के इस जमाने में कैसे कहानियां गढ़ी जाती हैं। क्यों हमें अपने पास आने वाली हर इन्फॉर्मेशन, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या टीवी पर, उसे क्रिटिकल थिंकिंग की छलनी से जरूर गुजारना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिना सवाल किए हम किसी भी फॉल्स नैरेटिव का शिकार हो सकते हैं। तो इसी नोट पर मैं इस चर्चा का अंत एक नए विचार उत्तेजक सवाल के साथ करना चाहता हूं। एक ऐसी चीज जो सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आज सिर्फ पीआर टीम्स, पुराने डिजिटल कैमराज और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिलकर एक ऐसी तस्वीर और इतनी गहरी ब्लाइंड डिवोशन बना सकते हैं कि एक आम इंसान मिट्टी खाने को तैयार हो जाए, तो जरा सोचिए, जब राजनीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स का आम इस्तेमाल होने लगेगा, तब ऐसी पर्सनैलिटी कल्ट्स कितनी ताकतवर हो जाएंगी। जब हम अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बात पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, तब सच क्या है, ये कैसे तय होगा? ये वाकई एक डरावना ख्याल है। इसी आखिरी सवाल को आप सबके दिमाग में छोड़कर आज की इस डीप डाइव को हम यहीं